हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के हिस्ट्री को, जिसमें आज का चैप्टर है थ्री। तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तीन महाद्वीप कौन कौन थे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा किया था। तीन महाद्वीप है, एशिया होगा, यूरोप और अफ्रीका। तो तीन महाद्वीप है, जो तीन महाद्वीप है, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देखिए। और इसका भी लिंक पार्ट 3 हो जाएगा इसी चैप्टर का वीडियो, और इसका लिंक हम उसी वीडियो में दे देंगे, इसका लिंक। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख रहे थे रोमन साम्राज्य का जो शहरी और देहाती जो इलाका था, और उन लोगों का जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। अकाल पड़ने पर कई प्रांतों में जब अकाल आ जाता था, तो अकाल पड़ने के बावजूद भी शहर के लोग का रहन सहन की स्थिति देहातों के लोगों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी थी, और शहर के लोग का जीवन स्तर जो था गांव के लोगों की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा था। तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से शहर का लोग गांव के लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि गांव के लोगों के जो किसान लोग जो थे, जो गेहूं जौ सेम मसूर और दालें का जो उपज करते थे, जो उपज होती थी, वो शहरियों के द्वारा खरीद लिया जाता था। शहरियों के द्वारा शहर में इसको ये सब सामान को शहरियों द्वारा खरीद लिया जाता था, और उन लोगों के लिए बहुत ही कम अनाजें बच पाती थी। तो गांव के लोगों ने देहाती लोगों को बसंत ऋतु में अस्वस्थ कर खादों पर निर्भर रहना पड़ता था, और उन्होंने पेड़ की टहनियाँ, छाले, जड़ें, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह से अपने प्राण को बचाकर रखते थे गांव वाले लोगों ने। तो ये डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जो स्थिति थी, डॉक्टर गैलन के अनुसार, डॉक्टर गैलन का अनुसार था कि गांव के लोगों के अपेक्षा शहरी लोगों का जीवन स्तर जो था काफ़ी ऊंचा था। तो रोम शहर में, रोमन साम्राज्य में सार्वजनिक स्नान गृह का सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया, तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग को क्रोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनका मानना था, जो पुरोहित वर्ग थे क्योंकि वहाँ के जो पुरोहित वर्ग थे उनको मानना था कि जल एक पवित्र वस्तु थी, और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रकरण दिखता था। तो जिसके चलते जो ईरान के शासक थे उनको इनका क्रोध का सामना करना पड़ा था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। जो शहरी लोग थे उनका जीवन स्तर हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन प्राप्त थे। जैसे एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन, 176 डेज जो था, वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम का प्रदर्शन हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ का रोम साम्राज्य का ये सार्वजनिक स्नान गृह है, और सार्वजनिक स्नान गृह बनाया गया था, जिसे वहाँ के पुरोहितों के द्वारा वहाँ के सम्राट को क्रोध का सामना करना पड़ा था। तो आगे देखते हैं, तीसरी शताब्दी का जो संकट था। तो पहली और दूसरी शताब्दी तो बहुत शांतिपूर्वक रहा। तो तीसरी शताब्दी का जो संकट था वो था कि यदि पहली और दूसरी शताब्दी को कुल मिलाकर के शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई थी। पहली और दूसरी शताब्दी तो शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है, लेकिन तीसरी शताब्दी में देखा गया है, तीसरी शताब्दी में
कि आंतरिक तनाव, गृह युद्ध जैसा संकट पैदा हो गया था तीसरी शताब्दी में। 230 के दशक में साम्राज्य ने समवाय को कई मोर्चे पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी के अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग को ससानी कहते थे। तो ये जो ससानी वंश था 225 ईसा पूर्व में उभर करके आक्रामक वंश था सिसानी वंश, और उभर करके सामने आया। और केवल 15 वर्ष के भीतर ये जो ससानी वंश था, केवल और केवल 15 वर्ष के भीतर यह तेजी से फरात जो नदी थी, फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख, 3 भाषा में जो प्रसिद्ध शिलालेख था खुदा गया था। वो प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुर, जो ईरान का शासक था, शापुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है। जो ससानी वंश था आक्रामक रूप में आया था, उसने दावा किया था कि 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर, रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी एंटियोक, तो एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया था इन ससानियों ने। तो इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियां अथवा राज्य समुदाय, जिसमें से प्रमुख एलमाइन, फ्रैंक और ग्रोथ थे, ने ईरान तथा डेन्यूब नदी, जो ईरान और डेन्यूब नदी थी, तो ईरान और डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और 333 ईस्वी से 280 ईस्वी तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण करता गया। और जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिण जर्मनी तक फैले हुए थे, रोम वासियों को डेन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेन्यूब से आगे का जो क्षेत्र था, इस ससानी वंश के आक्रमण के कारण इनको उस जगह को छोड़ना पड़ा। रोमवासियों को डेन्यूब से आगे का क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे, जिसे रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे रोमवासी। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में अनेक सम्राट 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए थे। 47 वर्ष में 25 सम्राट हुए थे सत्तासीन। तो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। तो तीसरी शताब्दी में गृह युद्ध के जैसा संकट पैदा हो गया था। और तीसरी शताब्दी में जितने भी जैसे 47 वर्षों में 25 सम्राट बने, तो सभी सम्राटों को तनाव का सामना करना पड़ा, तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा तीसरी शताब्दी के जितने भी सम्राट हुए। अब देखते हैं कि लिंग और साक्षरता संस्कृति कैसी थी इन शताब्दियों में। तो रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषता में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। उस समय एकल परिवार का चलन था व्यापक रूप से, और न्यूक्लियर फैमिली जिसको बोलते हैं। तो वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे, और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहा करते थे। जैसे ही पुत्र बड़ा होता था, पिता से अलग हो जाता था, और इस प्रकार से एकल परिवार की उस समय बहुत ही विशेषता थी। तो एकल परिवार वो देखा गया है उस समय का। और दूसरी ओर दासों के और भाई जो जब वयस्क भाई हो जाते थे तो एक दूसरे के साथ नहीं रह करते थे, और इस प्रकार से एकल परिवार के रूप में उस समय बहुत ही प्रचलन थी। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परिवर्ती काल प्रथम शती से पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति का अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। पत्नी जो थी अपने पति के द्वारा जो उसको पैतृक संपत्ति हुआ करता था, वह अपने पूरे संपत्ति पर अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था।
किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। पिता के मुख्य उत्तराधिकारी बने रहती थी विवाह के बाद भी, और अपने पति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। जब उसकी पति की मृत्यु हो जाती थी तो जो पैतृक संपत्ति होती थी उसके पति का, वह उसका मालिक बन जाती थी, और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। तो इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि रोम के उस समय रोम की जो महिला थी, रोम की महिलाओं को संपत्ति में कानूनी अधिकार था। तो कुल मिलाकर के महिलाओं को उस समय महिलाओं का अधिकार जो था, सभी प्रकार के अधिकार मिले हुए थे। महिला को संपत्ति संबंधी अधिकार भी मिले हुए थे। तो कुल मिलाकर के उस समय की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था, और पत्नी को पूर्ण वैदिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था, और अपने लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था, और इस प्रकार से तलाक हो जाता था। सिर्फ विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना पड़ता था और बहुत ही आसानी से तलाक हो जाया करता था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 18 वर्ष। लड़कियों की शादी का उम्र हुआ करता था 16 से 18 वर्ष या फिर 22-23 साल की आयु में, और लड़कों की शादी का उम्र हुआ करता था 28, 29 या 30, 32 की आयु में लड़कों की शादी हो जाया करता था। तो इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल भी बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे, और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप अगस्टीन, जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, जो अगस्टीन थे उनका पूरा नाम था सेंट अगस्टीन, और इन्होंने 396 में उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर में बिशप थे सेंट अगस्टीन। और चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था, बहुत ही ऊंचा स्थान था चर्च के बौद्धिक इतिहास में। बिशप लोग ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे, और अक्सर वे बहुत शक्तिशाली होते थे। तो सेंट अगस्टीन तो जो थे, अगस्टीन, बिशप अगस्टीन या फिर सेंट अगस्टीन, तो ये कैथोलिक बिशप अगस्टीन थे। ये 354 से 430 ईस्वी तक से 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर में बिशप थे। उत्तरी अफ्रीका के बिशप थे हिप्पो जगह में, हिप्पो नगर के बिशप थे, और चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका स्थान बहुत ही ऊंचा था। तो इस प्रकार से तो इन्होंने, बिशप अगस्टीन ने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अमेरिका में बिताया था, और उन्होंने लिखा था कि माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी, और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए वहाँ के अधिकतर पत्नियां इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोच दिखाती रहती थी। अंततः पिताओं का अपने बच्ची पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक दिल दहलाने वाली जैसा सामने आता था बातें उभर करके। तो जैसे अवांछित बच्चों के मामले में, अवांछित बच्चों को अगर हम देखें तो अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या फिर मार डालने तक के कानूनी अधिकार प्राप्त था। सोचिए किस प्रकार की कुरीतियाँ थी। तो ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। बहुत ही दर्दनाक किस्म का उन्हें अधिकार प्राप्त था, कानूनी अधिकार प्राप्त था। सोचिए कानूनी अधिकार, अगर कोई पिता चाहता था अपने पुत्र को अपने जिंदा अगर नहीं रखना चाहता था और मारना चाहता था तो उसका कानूनी अधिकार प्राप्त था। कैसा, किस प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त थे।
तो ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए ठंड में छोड़ देते थे। साक्षरता की स्थिति क्या थी उसको देख लेते हैं। तो ये निश्चित है कि काम चलाओ साक्षरता थी। अगर साक्षरता की स्थिति अच्छी रही होती तो इस प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं हुआ करता, और जो ये कानून व्यवस्था है जो पिता द्वारा अवांछित बालकों को मार दिया जाता था, तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। तो इस प्रकार की व्यवस्था से पता चलता है कि उस समय की शिक्षा साक्षरता दर अच्छी नहीं होगी। तो साक्षरता दर उस समय की काम चलाओ थी साक्षरता दरें, और साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। साक्षरता दर जो था साम्राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग थी। साक्षरता दर कहने का मतलब है कि पढ़ने और लिखने का दैनिक प्रयोग। तो पढ़ने और लिखने का दैनिक प्रयोग प्रायः छोटे मोटे संदर्भों में होता था। सभी लोग इस प्रकार से जागरूक नहीं थे। तो और कभी कभी साक्षरता की स्थिति जो थी वहाँ की बहुत ही सामान्य थी, बहुत ही काम चलाऊ थी। और जैसे पोम्पोई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने के से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाओ साक्षरता व्यापक रूप में विद्यमान थी। तो पोम्पोई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन, जो पोम्पोई की गलियाँ थी उस गलियों की दीवारों पर जो विज्ञापन अंकित है और समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए हैं, तो उससे पता चलता है कि उस समय की साक्षरता दर वहाँ की किस प्रकार की थी। तो इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपायरस बचे हुए थे। पैपायरस जिस पर दस्तावेज लिखे जाते थे उसको पैपायरस कहा जाता है। तो इसके मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपायरस बचे हुए हैं जिस पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। तो ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे, और ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है कितना पढ़ लिख सकता है, कितना पढ़ा लिखा है। तो इस दस्तावेज से पता चलता है जो पैपायरस पर लिखे हुए दस्तावेज मिला है। किंतु यहाँ की साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसा कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। तो रोमन साम्राज्य में संस्कृति विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम में का जो प्रमुख भाषा समूह था, मिस्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में कैथलिक भाषा बोली जाती थी। परंतु इसमें बहुत सी भाषाएं संस्कृति पूर्णतः मौखिक थी, और वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। जैसे अमीरनियाई भाषा का लिखना भी, जो अमीरनियाई भाषा था उसका लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। तो बाकी और जो भाषाएं थी मौखिक थी, क्योंकि उसका लिखने का शुरुआत नहीं हुआ था। लिखने की शुरुआत तो 5वीं शताब्दी में शुरू होता है कोई किसी भाषा का। तो कई स्थानों पर लातीनी भाषा हम लोग पहले वीडियो में भी चर्चा किया था। लातीनी भाषा जो थी, भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिसका पहले से ही व्यापक प्रसार था। तो ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया था। अब आर्थिक स्थिति देखते हैं। रोम की जो आर्थिक स्थिति थी किस प्रकार की थी उस समय। तो साम्राज्य में बंदरगाहों, खान खदानें, ईंट भट्टों, जैतून के तेल और फैक्ट्रियां आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी। तो इसमें उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। गेहूं, अंगूरी, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मंदी थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और यह मुख्यतः स्पेन, गैलील प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र
तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई जैसे मटकों या कंटेनरों में होती थी। कंटेनर या फिर मटकों द्वारा शराब, जैतून का तेल और जितने भी तरल पदार्थ होते थे उनको मटकों के द्वारा या फिर कंटेनरों के द्वारा हुआ करती थी। एम्फोरा, जिसे एम्फोरा कहा जाता था, ये जो कंटेनर मटके थे उसको एम्फोरा कहा जाता था। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत ही संख्या में अभी भी मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि मोटी स्टैक्यू स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष भी पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़ करके, इन्हीं टुकड़ों के सहारे पुरातत्वविदों ने इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। ये जो टुकड़े पाया गया है, उसी टुकड़े को पुरातत्वविदों ने जोड़ करके यह अनुमान लगाया है कि उससे किस किस प्रकार की वस्तुओं ले जाया जाता था, किन किन चीज़ों को ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्वविदों ने हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। तो इस प्रकार अब हम कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईसा पूर्व में, 140 से जैतून का तेल निकालने की जो स्पेन में जैतून का तेल निकाला जाता था 140 से 160 ईसा पूर्व के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। स्पेन से जैतून का तेल निकालने का 140 से 160 ईसा पूर्व में अपना चरम स्थिति पे पहुंच गया था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। तो इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविदों के नाम पर आधारित है। हेनरी ड्रेसल नाम से एक पुरातत्वविद थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा, जिसे इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया गया था कि ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार हुआ और ऐसे साक्ष्य जैसे भिन्न भिन्न एम्फोरा पात्रों के अवशेष और उनके मिलने के स्थान के बल पर पुरातत्वविद ने यह पता कर सके हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल को बेचा होगा। कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी वाली तेल को बेचा होगा उन्होंने। और दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उनका उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, क्योंकि उनको बहुत आपस में प्रतिस्पर्धा थी, बाजार को हथियाना था। तो जमींदारों एवं उत्पादकों के द्वारा बाजार हथियाने के लिए आपस में हमेशा प्रतिस्पर्धा हुआ करता था। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका एक उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। तीसरी और चौथी शताब्दी आते आते उस क्षेत्र का बोलबाला रहा जैतून तेल के मामले में। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व में उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगिनियन, दक्षिण एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए। जैतून का तेल और अंगूरी शराब का निर्यातक बन गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उस समय से को अगर हम देखते हैं तो उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 1700 वर्ष के बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था भी थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। तो इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोमन की
समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। तो जो दास प्रथा थी, उस समय दास प्रथा भी था रोमन साम्राज्य में। तो जो अब दास प्रथा और श्रमिक संबंधी मुद्दों पर भी अगर हम विचार करें तो थोड़ा सा देख लेने में अच्छा रहेगा कि उस समय की श्रमिक जो थी, श्रमिकों पर किस प्रकार का नियंत्रण हुआ करता था। जो दास प्रथा थी किस प्रकार की थी, तो दासों के प्रति कैसा व्यवहार था। कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेडेनियस सेकंडस का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया था, और कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए। परंतु कुछ ऐसे निर्देश लोगों को, जो दास था तो एक दास ने पेडनियस सेकंड्स का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया था। पेडनियस सेकंड्स जो था उसका एक दास था लूसियस पेडेनियस सेकंड्स का, तो उसका जो दास था उसको कत्ल कर दिया था। तो जो उस समय की इस तरह का रिवाज था कि एक जो जहाँ पर दास रहा करते थे, एक छत के नीचे जितने भी दास हुआ करते थे, अगर एक भी दास कोई अपराध करता था तो एक छत के नीचे रहने वाले जितने भी दास हुआ करते थे सभी को फांसी की सजा दे दी जाए। इस प्रकार की प्रथा थी उस समय। लेकिन उस समय जो निर्दोष लोग थे उसको बचाने के लिए बहुत ही भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गया। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया, जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे। तो एक ही छत के जितने भी दास थे सभी को फांसी देने के जो पक्ष में सेनेटर थे उसके अगेंस्ट में सभी लोग खड़े हो गए, विद्रोह खड़ा कर दिए उनकी। और इस प्रकार से भीड़ों को उनको सेनेटरों ने उनकी भीड़ों को सेनेटरों के द्वारा उनकी जो भीड़ थी, लोगों की जो भीड़ थी, उनकी बात को मानी गई। परंतु पत्थर और जलते हुए मसाले लिए भारी भीड़ थी, तो इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। तो ये जो दास प्रथा थी, दासों के प्रति जो व्यवहार था उस समय के, वो व्यवहार अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रमिकों पर उस समय के श्रमिकों पर किस प्रकार का नियंत्रण थी। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा जानकारी लिया दास के प्रति किस प्रकार का व्यवहार था। तो भूमध्य सागर और निकट, अब हम लोग देखेंगे श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार की थी। तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व यानी पश्चिमी एशिया में दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी, और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म में राय धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, लेकिन यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां अगस्टस के शासन काल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। सोच लीजिए, 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी उन दिनों। पूरे साम्राज्य में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी उन दिनों। दासों की पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों को इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहां अस्वस्थ हो, मलेरिया जैसी बीमारी से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थी। उस दासों के प्रति सहानुभूति नहीं थी बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थी। एक वो जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे उनकी व्यवहार दासों के प्रति बहुत ही क्रूर थी। वही दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखा करते थे। जो साधारण लोग थे वे दासों के प्रति सहानुभूति रखा करते थे। नीरो के शासन काल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए कि एक इतिहासकार क्या कहता है। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन जिसको बोलते हैं, तो ये जो दास प्रजनन थी उसको दास प्रजनन क्या है, तो दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों
और उसके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो उनके बच्चों को भी आगे चलकर दास ही बनते थे, उनके बच्चे भी आगे चल करके दास ही बनते थे और दासों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित किया जाता था। इसी को बोलते हैं दास प्रजनन। तो ये जो दास प्रजनन था अथवा वेतन भोगी मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतन भोगी मजदूर सस्ते तो आसानी से सस्ते पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वेतन भोगी जो मजदूर हुआ करते थे वो एक तो सस्ते में मिल जाते थे और दूसरे जब छोड़ दिया जाता था, उसको जब चाहे मन करता था रख लिया जाता था। तो वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे। इससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ स्पष्ट उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर फिर भी हम इस संबंध से सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिक पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। सभी सैनिकों पर इन तरीकों से दबाव नहीं डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर के समूचे पूर्वी क्षेत्र से दारा शहर का निर्माण करवाया था। श्रमिकों को आकर्षित करके समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके दारा शहर का निर्माण करवाया था सम्राट एनेस्टेसियस ने। ऊंची मजदूरियां दे करके और कम समय में मात्र 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत में दारा शहर का निर्माण करवाया था। कुछ दस्तावेजों जैसे पैपायरस का बहुवचन जिसको बोलते हैं, तो पैपायरस का जो दस्तावेज है तो उससे यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6वीं शताब्दी तक भूमध्यसागरीय क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। तो अब हम देखते हैं उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थितियों के बारे में एक नज़र डालते हैं और हम देखते हैं कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो इतिहासकार टैसियस ने प्रारंभिक साम्राज्य में प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार से किया है। सेनेटर, अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था, फुहार निम्न स्तर पर वर्ग यानी कि कमीनकारू, प्लेबस सोडिडा जिसको बोलते हैं, जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। उस समय सर्कस और थिएटर इस प्रकार से देखने के लिए आदी थे उस समय के लोग, सेनेटर, और जिसका संबंध महान घरानों से हुआ करता था। और फूहड़ निम्नतर वर्ग के लोग तमाशे देखते थे और थिएटर देखते थे, सर्कस देखने का आदी थे। और अंततः दास 3री शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट का सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के थे। तो साम्राज्य के प्रवर्ती काल में जो 4th शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने शासन, जिसने दारा शहर का निर्माण करवाया था, मात्र 3 सप्ताह से भी कम समय में भी ऊंची मजदूरी दे करके मजदूरों को, तो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने शासनकाल में आरंभ हुआ था। उसके शासनकाल में टैसियस द्वारा उल्लेख किया गया है कि पहले 2 समूह, सेनेटर और नाइट या अश्वारोही, एकीकृत होकर एक विस्तृत समाज अभिजात वर्ग बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। तो यह परवर्ती रोमन साम्राज्य अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक सम्भ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था।
जिसकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं था। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे। तो इसमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसियस ने इस सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट गृहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्य वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निरंतर वर्गों का एक विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से हुमिलियोरिस यानी निम्नतर वर्ग जिसको कहा जाता था, निम्न वर्ग के लोगों को हुमियारिस कहा जाता था। इसमें शामिल थे, जिसमें बहुत से लोग अस्थायी रूप से जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। तो स्वनियोजित शिल्पकार थे, जो ऐसा बताया जाता है कि मजदूर पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। तो 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में एक इतिहासकार ओलिपियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी एलोपोरेडरस का जो एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों की उनकी संपदा से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं था जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। तो प्रवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खाने से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। इस सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ कि नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए थे। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बराबर हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता चलता है, इसलिए पता चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए, साथ ही इतिहासकारों द्वारा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की, आलोचना की, और यह तत्व अभिजात एवं श्रेय जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। रोमन साम्राज्य किस प्रकार की साम्राज्य थी? तो तानाशाही व्यवस्था थी, तानाशाही राज था। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित थी और वहाँ असहमति या फिर आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था, कभी कभी बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी। कोई अगर लोग वहाँ विरोध करते थे, सरकार का विरोध करते थे, तो उसको हिंसात्मक कार्रवाई से दबा देती थी, सरकार के द्वारा दबा दिया जाता था। और चौथी शताब्दी आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने अपने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था। तो सम्राट लोग अपनी मनमानी कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। सम्राट जो मन में आता था अपना मन के अनुसार अपना मनमानी किया करते थे। इसलिए चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो ये बिशप भी उतना ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करें। तो इस प्रकार की थी रोमन साम्राज्य की व्यवस्था। और रोमन साम्राज्य की व्यवस्था में आगे देखते हैं, ये है रोमन साम्राज्य के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। 1313 ईस्वी की इनकी मूर्ति है,
एक विशाल मूर्ति कॉन्स्टेंटाइन की। कॉन्स्टेंटाइन ने इसमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया है और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए हैं। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए थे। कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन किया गया था। विशेष रूप से उसमें सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया गया था, मुद्रा चलाया गया था। मौद्रिक क्षेत्र में बहुत ही परिवर्तन करवाया था और सॉलिडस नाम के सिक्का चलाया था जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का सॉलिडस नाम का जो सिक्का था 4.5 ग्राम का सोने का सिक्का था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद तक भी चलता रहा है। सॉलिडस नामक जो सिक्का था रोम साम्राज्य के समाप्त होने के बाद तक भी चलता रहा और लाखों करोड़ों की संख्या के चलन में थे। तो कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था और एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण भी करवाया था, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल बसा हुआ है। पहले से बाइजेंटाइन कहा जाता था इसको, इस्तांबुल नगर को पहले, और अब इस्तांबुल है। तो यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। चूंकि नई राजधानी के लिए नई सैनिक की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक अस्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में भी तेजी आई। पुरातत्व अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों के व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई, जिसमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, तेल का मिल, शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई औद्योगिकियां भी बनाया गया, उस समय लगाया गया। धन का अच्छा खासा निवेश किया गया और व्यापार में इसके साथ व्यापार को जोड़ा गया और व्यापार को पुनरुत्थान किया गया। तो इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए। स्थापत्य कला का भी नया नया रूप विकसित हुआ। भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परिवर्तित शताब्दियों के पैपारस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं। पैपारस पौधे का जो पत्ता था जिस पे दस्तावेज लिखे जाते थे, सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल थी। तो उस समय का जो समाज थी बहुत ही खुशहाल समाज थी। यहाँ मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। जैसे 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियस के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस में 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का था, सॉलिडस नाम का। तो इस सॉलिडस में 25 लाख सॉलिडस से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। तो निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दी में आज 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। तो इस सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, क्योंकि औद्योगिक कंपनियां लगाई गई, उससे तरह तरह के स्थापत्य कला का विकास हुआ। भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। तो इस प्रकार से उनके सांस्कृतिक रहन सहन परिवर्तन हुआ, सामाजिक स्तर में भी परिवर्तन हुआ, आर्थिक स्तर में भी परिवर्तन हुआ होगा, सांस्कृतिक स्तर में भी परिवर्तन हुआ होगा। तो इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर में जो परिवर्तन हुआ होगा, इससे उस समय की जो स्थितियां थी, इससे पता चलता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति बहुत ही खुशहाल थी। यूनान और रोमवासियों के प्रारंभिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन इतालवी देवों और
यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं को पूजा किया करते थे। इसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालयों को बनाए हुए रखा और ये बहुवादी समवय को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था। रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा जो धर्म था यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास में यानी विविधताहीन नहीं था, अधिक परिवर्तित। पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः चौथी या पांचवी शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांत में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। तो यहूदी धर्म का जो ईसाईकरण किया गया, जो सबसे बड़ा धर्म था रोमन साम्राज्य का, तो ईसाईकरण का मतलब हुआ कि ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहेंगे जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच फैलाया गया और वहां का प्रमुख धर्म बना दिया गया। तो इसी को ईसाईकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ की जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहाँ आबादी 6ठी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। और हालांकि प्लेग और महामारी का प्रकोप भी हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया था, क्योंकि उत्तर से आने वाली जर्मन मूल के समूहों गोथ, बैंडल, लोवार्ड जो ये समूह था, इन्होंने सभी बड़े प्रांतों पर अपना कब्जा जमा लिया था और अपने अपने राज स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमांतर राज कहा जाता था। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज थे स्पेन के विसिगोथों। तो स्पेन के विसिगोथों सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे, जिसे अरबों ने 711 ईस्वी से 720 के बीच नष्ट कर दिया था। गाल में फ्रैंको का राज और इटली में लोवार्डो का राज। ये राज एक भिन्न भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआती के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया का आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता था। तो पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना हुआ था, जस्टिनियस का शासनकाल समृद्ध और शक्तिशाली था। उनका जो महत्वाकांक्षा था जस्टिनियस का बहुत ही इसका शासनकाल समृद्ध और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियस ने अफ्रीका को बैडेलो के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को अस्ट्रोगोथों से लेकर के वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश तहस नहस हो गया और लोवार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर से छिड़ गई। ससानी जो वंश के लोग थे, ससानी शासकों में मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी प्रांत में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। सिसानी वंश का जो लोग थे, पूर्वी प्रांतों पर बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया और अब रोमन साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था। तो 620 ईस्वी के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया ससानी वंश, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वह सह नहीं सका। तो इस प्रकार से अरब प्रदेश में शुरू होने वाले इस्लाम विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जा सकता है, जो 642 ईस्वी तक इस पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के मुश्किल में 10 साल हुए थे। पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों में बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए, किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य को जीते जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई। अरब जनजातियों को भी पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर के जीते सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई, जैसा कि हम अगले विषय 4 में
अगले चैप्टर में देखेंगे कि अरब प्रायद्वीप और वहाँ रहने वाले अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी चैप्टर से हम महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आएंगे ताकि आपको समझने में आसान हो। तो थैंक यू।